हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसे कि हमने पहले ही अनाउंस किया था कि RTMNU बीकॉम थर्ड सेम के लिए हम स्पेशल सीरीज़ बनाने वाले हैं, जिसमें हम एग्ज़ाम के लिए थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट MCQs, रिविज़न वीडियोस, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो आज से ये सीरीज़ चालू कर रहे हैं हम। और इसमें मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, इस सीरीज़ में हिंदी और मराठी सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं रहेंगे, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं उसे आपको पढ़ा नहीं सकती हूँ। बाकी सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड रहेंगे। ये सीरीज़ 6 दिन चलेगी। 6 दिन आपको अलग अलग वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट पे मिलेंगे। आप अपने हिसाब से, आपको जिस दिन जो वीडियो देखना है आप देख सकते हो। पर इससे पहले मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी पढ़ाई अपने तरफ से पहले कर लीजिएगा, ताकि आपको इसमें से जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए अच्छा रहेगा। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ आप ये देखकर चले जाओ, ये वीडियो देखकर चले जाओ, आप पास हो जाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको खुद की तरफ से भी मेहनत करनी पड़ेगी। और कुछ मैं बेसिक टिप्स देना चाहूँगी कि वैसे भी कॉलेज के तरफ से तो थोड़े से मार्क्स मिलते ही हैं, आपको इंटरनल मार्क्स मिलते ही हैं, और आपको 40 मार्क्स पासिंग रहते हैं। तो इसलिए आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ेगी पास होने के लिए। ऊपर से MCQ है, तो बहुत ही ज़्यादा इजी है आपके लिए ये एग्ज़ाम्स। तो इस एग्ज़ाम्स में आई थिंक किसी ने फेल नहीं होना चाहिए। 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं 80 मार्क्स के, तो उसके लिए आपको सारे ही क्वेश्चंस करने हैं, कंपलसरी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसका तुक्का लगा दीजिए, ताकि अगर वो सही हो जाए तो उसका भी मार्क्स आपको मिल जाए। पर ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े ही तुक्का लगा दो। पहले आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, और अगर कुछ आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है कि ये आंसर सही हो सकता है, तो उस पर तुक्का लगाना है। ऐसे ही कुछ भी तुक्का नहीं लगाना है, जय माता दी नहीं करना है। और ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार के पेपर्स काफ़ी इजी हैं। आप बिल्कुल ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। थोड़ा बहुत पढ़ाई करोगे आप तो बिल्कुल पास हो जाओगे। सबसे पहले, जैसे कि आज हम सप्लीमेंट्री इंग्लिश की बात कर रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है सप्लीमेंट्री इंग्लिश। पूरा कवर करने वाले हैं हम इसे। अच्छे से रिवीजन कैसे करनी है, इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से, इम्पोर्टेंट MCQs कौन से, सब डिस्कस करने वाले हैं। तो सप्लीमेंट्री इंग्लिश में सबसे पहली बात यह है कि आप सबके ऑथर्स के नेम, पोएट्स के नेम देख के जाओ, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि किसी भी पोएम के पोएट का नाम पूछा जा सकता है, खासकर पोएम के पोएट का नाम। क्योंकि लेसन्स के राइटर्स का नाम मुझे ज़्यादा होप नहीं है कि आ सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि पोएम के पोएट का नाम पूछा जा सकता है। और एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये 100% प्रडिक्शन नहीं है कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि पेपर्स मैंने सेट नहीं किए हैं, तो ऐसा नहीं बोल सकती मैं कि यही क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके। उसके बाद आप अच्छे से पूरे लेसन्स पढ़ के जाना है आपको, क्योंकि सारे लेसन्स में से छोटी छोटी डिटेलिंग भी आपको पूछी जा सकती है। वोकेबलरी के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। वोकेबलरी भी आपको है सिलेबस में, बिजनेस टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तो वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। कुछ अगर आपके पास होंगे तो, या फिर हम वीडियो क्लास में वो डिस्कस करने वाले हैं, तो वो आप सुन लीजिएगा। वैसे तो ज़्यादा बिजनेस टर्मिनोलॉजीज़ होती नहीं है, बट फिर भी थोड़े बहुत अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए चाहिए होंगे तो आप सर्च कर सकते हो गूगल पे। ये तो हो गया कि हमें पूरा सिलेबस कैसे कवर करना है, इसकी बात हो गई। अब जानते हैं एक एक लेसन्स के बारे में, और एक एक लेसन्स पे से कुछ इंपॉर्टेंट MCQs मैं आपको बताती हूँ। ओके। सबसे पहला लेसन है द थीफ, जो कि लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। इस लेसन में से आपको ऐसे MCQs आ सकते हैं जैसे कि व्हाट वाज द एज ऑफ रस्किन बॉन्ड व्हेन ही मेट अरुण। तो इसका आंसर है 15। रस्किन बॉन्ड 15 साल के थे जब वो अरुण से मिले थे। What was the age of Arun when Ruskin Bond met him? अरुण की एज क्या थी? 20 साल की थी। When Arun asked Ruskin Bond about his name, what did Ruskin Bond replied? इसका आंसर है दीपक। रस्किन बॉन्ड ने अपना झूठा नाम बताया था दीपक। उन्होंने पहले भी दूसरे लोगों को अपने झूठे नाम बताए हैं, जैसे कि रणबीर, सुधीर, त्रिलोक, सुरिंदर, और दीपक ये उनका 5वां झूठा नाम था। तो ये भी आपको याद रखना है कि कितवा झूठा नाम था ये दीपक? 5वां झूठा नाम था। ओके।
आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा नेम रस्किन बॉन्ड का नहीं था, जैसे कि अगर वहाँ पर दिया होगा 4-5 नेम, जैसे कि रणबीर, सुधीर, त्रिलोक, गौरव। अब इसमें से रस्किन बॉन्ड का कौन सा नेम नहीं था? रणबीर, सुधीर, त्रिलोक ये था, गौरव नहीं था। तो आपको गौरव पे क्लिक करना है। ओके। टू होम डिड अरुण गेव द मील कुक्ड बाय रस्किन बॉन्ड? इसका आंसर है टू द नेबरर्स कैट। इसी तरह के कोई क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही इजी और थोड़े से डिटेल में, ताकि आपका जो नॉलेज है वो चेक किया जा सके। इसी तरीके से और एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि रस्किन बॉन्ड ने चोरी करने के बाद, पैसे चोरी करने के बाद वो कहाँ जाने वाले थे? तो वो अमृतसर की ट्रेन पकड़ने वाले थे, और वो ट्रेन कितने बजे की थी? 10:30 बजे की थी। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि वाई डिड रस्किन बॉन्ड वेंट बैक टू अरुण आफ्टर ही मिस्ड द ट्रेन? ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि वापस से रस्किन बॉन्ड अरुण के ही पास क्यों गए? जब वो ट्रेन मिस कर चुके थे तो वो कहीं और भी जा सकते थे, पर फिर भी वो वहीं क्यों गए? क्योंकि उन्हें होल सेंटेंसेस सीखना था। इसका आंसर है क्योंकि उन्हें होल सेंटेंसेस बनाना सीखना था, बिकॉज ही वॉन्टेड टू लर्न मेकिंग होल सेंटेंसेस। ओके। और एक क्वेश्चन बन सकता है इस लेसन पे कि वो जो नोटों की गड्डी थी तो उसमें पैसे कितने थे? तो आप लिख सकते हो कि मतलब वहाँ पर ऑप्शन रहेगा कि 100 रुपीज़ इन 5 मीन्स 5-5 रुपए के जो नोट थे वो 100 रुपए थे पूरे मिलाकर। ये थे इस लेसन के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। ये काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि इनमें से कोई ना कोई एमसीक्यू तो आपको देखने ज़रूर मिलेगा। अब चलते हैं दूसरे लेसन की तरफ, जो कि है 3 हर्मिट्स। 3 हर्मिट्स लिखा गया है लियो टॉल्स्टॉय ने। और सबसे पहले 3 हर्मिट्स में आप तीनों हर्मिट्स की जानकारी ले लीजिए। मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट हर्मिट जो था वो एक स्मॉल मैन था, जिसकी पीठ झुकी हुई थी, मतलब बैक बेंट थी, और वो 100 साल से भी ज़्यादा एज का था, और उसकी बियर्ड जो थी वो ग्रीनिश टिंज लेकर थी। और दूसरा हर्मिट जो था वो टॉल था, वो भी बहुत ज़्यादा ओल्ड था, वो पीजेंट कोट पहनता था, उसकी बियर्ड जो थी मतलब दाढ़ी जो थी वो ब्रॉड थी और येलोइश ग्रे कलर की थी, और वो स्ट्रॉन्ग, काइंड और चीयरफुल था। थर्ड हर्मिट जो था वो टॉल तो था ही, उसकी जो दाढ़ी थी मतलब बियर्ड थी तो वो काफ़ी वाइट थी, जैसे कि स्नो होगी, और उसकी दाढ़ी उसके नीज तक यानी कि घुटनों तक पहुंचती थी। उसकी आईब्रोज काफ़ी मोटी थी, और वो कुछ भी नहीं पहनता था सिवाय एक मैट के, जो कि उसके कमर के मतलब वेस्ट के आजू बाजू वो बांध के रखता था। ये कैरेक्टरिस्टिक्स तीनों हर्मिट्स के आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बन ही सकता है। मतलब बहुत चांसेस है कि इस पर क्वेश्चन आए कि एक कोई भी हर्मिट पे आपको कुछ ना कुछ तो पूछा जा सकता है कि वो कैसा था, इस बारे में आपको पूछा जा सकता है। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जिस आइलैंड पे वो हर्मिट्स रहते थे तो वो आइलैंड का नाम क्या है? तो इसमें आपको शायद कुछ नेम्स दे दें और लास्ट में लिखा हो नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, क्योंकि जो आइलैंड पे वो रहते थे उसका कोई नाम ही नहीं था। हु टोल्ड द फैक्ट ऑफ हर्मिट्स टू बिशप? बिशप को हर्मिट्स के बारे में किसने बताया था? फिशरमैन ने। हाउ डिड हर्मिट यूज टू प्रे टू गॉड? यानी कि हर्मिट्स गॉड से कैसे प्रे करते थे? तो इसका आंसर है 3 हैव मर्सी अपॉन अस। व्हाट डिड बिशप टॉट टू 3 हर्मिट्स? 3 हर्मिट्स को बिशप ने क्या सिखाया था? तो उन्होंने उन्हें प्रेयर करना सिखाया था। ओके। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपको इस लेसन से। ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, ज़्यादा डीप आएंगे नहीं, क्योंकि इस लेसन में ज़्यादा कुछ है नहीं, पर फिर भी आप एक बार पढ़ लेना ताकि आपको अच्छे से समझ जाए और आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ अगर कोई और क्वेश्चन भी आता है तो। बाकी ये क्वेश्चंस आप अच्छे से रट के जाना, ताकि आपको अगर आए ये क्वेश्चंस तो आप जल्दी से इसे मार्क कर सको। थर्ड चैप्टर है द पावर ऑफ प्रेयर, जो कि लिखा है एपीजे अब्दुल कलाम ने। वेयर वॉज एपीजे अब्दुल कलाम बॉर्न? तो इसका आंसर आएगा इन मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड
टाउन ऑफ रामेश्वरम इन मद्रास स्टेट। ऐसा भी पूछा जा सकता है हु वॉज कंसिडर्ड एज आइडियल कपल, तो इसका आंसर रहेगा कि पेरेंट्स ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। हु वॉज द क्लोज फ्रेंड ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम्स फादर, इसका आंसर है द प्रिस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल पक्षी लक्ष्मणा। इस पे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि लोग शाम की नमाज के बाद क्यों आते थे एपीजे अब्दुल कलाम के पापा के पास, पानी लेकर, बाउल में पानी लेकर क्यों आते थे, तो इसका आंसर रहेगा ताकि वो अपने फिंगर टिप्स उसमें डुबाकर उसमें प्रेयर पढ़ सकें, और फिर वो जो पानी था वो इलाज के लिए यूज़ होता था लोगों के लिए। इसके बाद आता है लास्ट लेसन जो कि है हमारा अ ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, जो कि लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इस लेसन में आपको ये पूछा जा सकता है कि अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी इज़ अ डैश, तो इसका आंसर रहेगा स्पीच, क्योंकि ये स्पीच दी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स डैश, तो इसका आंसर आएगा सर्विस ऑफ मिलियंस हु सफ़र। वी टेक प्लेज ऑफ डेडिकेशन टू द सर्विस ऑफ इंडिया एंड हर पीपल। ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है। इसमें आपको पूछा जा सकता है कि हम क्या प्लेज लेते हैं, तो इसमें आपको लिखना है सर्विस, डेडिकेशन टू द सर्विस ऑफ इंडिया एंड हर पीपल। उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि ग्रेट मैन का एम्बिशन क्या होता है, तो उनका एम्बिशन क्या था, वाइप टीयर्स फ्रॉम एवरी आई, न्यू स्टार, स्टार ऑफ फ्रीडम टू फ्रीडम इन ईस्ट, वी हैव टू बिल्ड व्हाट वी हैव टू बिल्ड, noble mention of free India. Then freedom brings dash. What does freedom brings? Responsibilities and burdens. We pledge ourselves to cooperate with people of the world in dash. इसका आंसर आएगा furthering peace, freedom and democracy. उसके बाद शुरू होती है पोएट्री सेक्शन, जिसमें फर्स्ट पोएम है स्टिल आई राइज, जो कि लिखी है माया एंजेलो ने। उसमें से आ सकता है आपको व्हाट डज ऑयल वेल सिम्बोलाइजेस इन द पोएम, तो ऑयल वेल क्या सिम्बोलाइज करते हैं पोएम में, वेल्थ सिम्बोलाइज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोएम, इस पोएम का टोन कैसा है, कॉन्फिडेंट से भरा हुआ है, इसलिए इसे कॉन्फिडेंस का टोन बोला जा सकता है। उसके बाद सेकेंड पोएम है यूलेसिस। यूलेसिस लिखा गया है अल्फ्रेड टेनिसन द्वारा। इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं आपको व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर आइडियल किंग, तो इसका आंसर है टू होल्ड एंड स्लिप एंड फीड। फिर आ सकता है सफर्ड विथ हुम, तो इसका आंसर है हु लव्ड मी एंड अलोन, मतलब बोथ, जिनके साथ जो हमें प्यार करते थे उनके साथ और अकेले भी। फिर यूलेसिस का बेटे का नाम क्या था, यानी यूलेसिस सन नेम क्या था, तो इसका आंसर है टेलेमेकस। फिर यूलेसिस कौन था, वो था किंग ऑफ इथिका आइलैंड, तो ही इज़ सीकिंग अनदर ग्रेट एडवेंचर ऑफ एक्सप्लोरेशन बिफोर हिज डैश, इसका आंसर आएगा डेथ। यूलेसिस इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ द डैश ऑफ ओल्ड एज, इसका आंसर आएगा हर्डल्स एंड डेंजर्स। फिर नेक्स्ट पोएम है टेलीफोन कन्वर्सेशन, ये लिखा गया है वोल्सोइंका ने। इसमें आपको पूछा जा सकता है कि ये कन्वर्सेशन किन दो लोगों के बीच में है, टेलीफोन कन्वर्सेशन इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन डैश, तो इसका आंसर आएगा अ नेग्रो एंड अ वाइट लेडी। उसके बाद आपको पूछा जा सकता है इस पोएम में जो मैन है वो कौन है, तो इस पोएम में जो मैन है वो है अफ्रीकन। फिर जनरल ज्योग्राफी पूछी जा सकती है पोएम की, तो ये पोएम की ज्योग्राफी कहाँ की बेस्ड है, इंग्लैंड की। फिर आपको पूछा जा सकता है कि लैंडलेडी ने मैन को क्या क्वेश्चन पूछा, व्हाट डिड लैंडलेडी आस्क्ड टू द मैन, तो इसका आंसर है कलर ऑफ द स्पीकर स्किन। उसके बाद आपको पूछा जा सकता है स्पीकर स्टार्ट्स टू डिस्क्राइब वेरियस डैश, इसका आंसर है बॉडी पार्ट्स। इसके बाद आपके सिलेबस में बिजनेस टर्मिनोलॉजीज़ भी हैं, तो मैंने यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ दे रखे हैं, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, पॉज करके आप पढ़ सकते हो। इस तरीके से आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
इसी तरीके से रोज़ अभी वीडियोस आने वाले हैं अलग अलग सब्जेक्ट पे। आज हमारा सप्लीमेंट्री इंग्लिश का वीडियो ख़त्म हुआ है, कल आपको प्रोबेबली अकाउंट्स का वीडियो देखने को मिल जाएगा चैनल पे। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।